नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर आप सभी का बैंकर्स ऑफिसर कट्टा पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपना इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का फर्स्ट सेशन है। इसमें हम कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी प्लस कंसेप्चुअल लर्निंग सेशन करने वाले हैं। तो अगर आप जेआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मई जून में जो कंडक्ट होने वाली जेआईबीज है उसका फर्स्ट पेपर INIFS वो काफ़ी कंसेप्चुअल एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी पे बेस्ड है। अगर आपको क्लियर करना है पेपर तो वन नाइट स्टडी में नहीं होने वाला है, आज ही से आपको प्री प्रिपरेशन में लगना पड़ेगा। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आज ही बैंकर्स ऑफिसर कट्टा को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे सारे अपडेट्स आपको टाइम पे मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट मॉड्यूल इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंस सिस्टम का है, इंडियन इकोनॉमिक्स आर्किटेक्चर। उसमें यूनिट 1 है एन ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी। उसके ऑब्जेक्टिव्स है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का इवोल्यूशन कैसे हुआ। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड में क्या थी, उसकी क्या हालत थी। इकोनॉमी 2008 तक अपनी कैसी थी, 2008 के बाद कैसी हुई। स्ट्रक्चरल चेंजेस इंडियन इकोनॉमी में क्या हुए, उसके क्या फैक्टर्स थे, उसके वजह से स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए। ये सब इस सेशन में हम देखने वाले हैं। तो पहला जो यूनिट 1 है, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। According to Madison database, India and China contributed 50.5% of global GDP in 1000 AD. एंगस मेडिसन का जो डाटाबेस है उसके आधार पर ये कहा गया है कि इंडिया एंड चाइना एक 1000 AD में 50.5% ग्लोबल जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन था। तो इतनी बड़ी ये दोनों आर्थिक व्यवस्थाएं थी, इंडिया और चाइना। और 1600 एडी तक चाइना का 29% और इंडिया का 23% तक कंट्रीब्यूशन रहा है। और लेकिन 1600 एडी के बाद जब अंग्रेजों ने एंट्री ली तो ब्रिटिश कॉलोनालिज्म जो कहते हैं उसने पूरा भारत का अर्थव्यवस्था में अल्टर कर दी थी भारतीय व्यवस्था। 1820 तक इंडियाज ग्लोबल जीडीपी कंट्रीब्यूशन ड्रास्टिकली फेल डाउन टू 16.1%, which was later decreased to 7.3% in 2021। तो अंग्रेजों के आने के बाद इंडिया की जीडीपी में सुधार बिल्कुल नहीं हुआ था। 16.1% पे डाउन हो गई थी अपनी इंडियन इकोनॉमी 1820 तक, और 2021 में 7.3%। तो आप सोच सकते हो कि अंग्रेजों ने कितना अपना भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया था। इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी, इंडिया इज रैंक थर्ड इन द वर्ल्ड ओनली आफ्टर यूएस एंड चाइना। परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से या परचेसिंग पावर पैरिटी में इंडिया का रैंक थर्ड है वर्ल्ड में आफ्टर यूएस एंड चाइना। प्री इंडिपेंडेंस एरा वाज कैरेक्टराइज्ड बाय नियर स्टैग्नेशन विथ लिटिल चेंज प्रोडक्टिविटी लेवल्स। मतलब कि आज़ादी के पहले जो कार्यकाल था उसमें भारतीय अवस्था का जो ग्रोथ था थम सा गया था, नियर स्टैग्नेशन था, पूरा स्टैग्नेशन हो गया था। थोड़ी मात्रा में लिटिल चेंज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी में थोड़ा सा बदलाव था, बाकी पूरी ठप हो गई थी अर्थव्यवस्था, कुछ उसमें सुधार नहीं था। उसके अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब एंट्री की थी उसके बाद उन्होंने रॉ मटेरियल भारत से लेके जाते थे और उनके फैक्ट्री के लिए जो प्रोवाइड करते थे, उसके बाद जो मार्केट जो था मार्केट में बेचे थे। इसी के आधार पर उन्होंने पूरा भारत का जो भी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने भारत का इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरा बंद कर दिया था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया था। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी उन्होंने बनाया था वो भारत के जो रॉ मटेरियल्स है वो एक्सप्लोइट करने के लिए किया था, ना कि भारत का डेवलपमेंट करने के लिए। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस आवर इकोनॉमी वाज इन कंप्लीट डिस्ट्रेस। जब हमको आज़ादी मिली उस टाइम पे पूरी भारत की अर्थव्यवस्था डिस्ट्रेस में थी। जो भी उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन था उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि एक सिस्टमेटिक इकोनॉमी को ऑर्गेनाइज कैसे करें, कैसे इस्टेब्लिश करें। तो ओवरऑल एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अपनी अर्थव्यवस्था पूरी डिस्ट्रेस में थी और बहुत हालत खराब थी। अब ये इस थ्योरी ऑफ इंडियन इकोनॉमी में इवोल्यूशन में एक टर्म्स यूज किया कि भारत परचेसिंग पावर पैरिटी में वर्ल्ड में थर्ड रैंक सिक्योर करता था। तो परचेसिंग पावर पैरिटी होती क्या है? एक होती है परचेसिंग पावर पैरिटी,
दूसरा एक पर कैपिटा इनकम होता है, एक पीसीआई होता है। तो पीसीआई में भारत का उस टाइम पे अच्छा नंबर नहीं था, लेकिन परचेसिंग पावर पैरिटी में हम अच्छा कर रहे थे उस टाइम पे। तो परचेसिंग पावर पैरिटी होती क्या है? इज अ concept that compares the purchasing power of different currencies by using basket of goods and services as a reference। मतलब अलग-अलग कंट्रीज की बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो होती है वो कंपेयर करने के लिए, उसकी परचेसिंग पावर कंपेयर करने के लिए परचेसिंग पावर पैरिटी का यूज होता है। Purchasing power parity is based on the idea that the same baskets of goods and services should cost the same in different countries। मतलब कुछ लार्ज ग्रुप ऑफ चीजें हैं या बास्केट्स ऑफ गुड्स हैं, उनका अलग अलग कंट्रीज में सेम प्राइस होनी चाहिए। ये उसका बेसिक जो आइडिया है परचेसिंग पावर पैरिटी का। ट्रिपल पी कैन बी यूज टू मेजर द इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। मतलब अलग अलग कंट्रीज की इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड्स क्या है और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी क्या है, ये देखने के लिए भी परचेसिंग पावर पैरिटी का यूज किया जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए। दूसरा यूनिट है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जनरली इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन 4 इनकम ग्रुप्स। वर्ल्ड बैंक ने कैटेगराइज किए हैं 4 इनकम ग्रुप्स में। एक है लो इनकम ग्रुप, दूसरा है लोअर मिडिल इनकम ग्रुप, और तीसरा है अपर मिडिल इनकम ग्रुप, और चौथा हायर इनकम ग्रुप। तो इंडिया अपना जो है फॉल्स अंडर लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी। तो कंट्रीज दैट हैव पर कैपिटा इनकम बिटवीन $996 एंड $3895 फॉल्स अंडर लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी। ये एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये पूछा जा सकता है कि लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी में कैटेगराइज होने के लिए कंट्रीज का पर कैपिटा इनकम कितना होना चाहिए? वो है 996 एंड $3895। लो पर कैपिटा इनकम ड्यू टू हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इलिटरेसी। लो पर कैपिटा इनकम होने के मेन रीजन होते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इलिटरेसी होती है, पॉवर्टी होती है, गरीबी, बेरोजगारी एंड निरक्षरता के कारण लो पर कैपिटा इनकम मतलब होता है। ठीक है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग नेचर एंड कैरेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के कैरेक्टर्स को कौन से फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करते हैं? वो है रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, लो पर कैपिटा रियल इनकम, हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट, एक्सेसिव रिलायंस ऑन प्राइमरी सेक्टर। तो ये 4 चीजें हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को के नेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक ही सबसे बड़ी मात्रा में बढ़ने वाला पॉपुलेशन, पर कैपिटा लो इनकम जो होता है वो, हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी एंड एक्सेसिव रिलायंस ऑन प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर पे एक्सेसिव जो अपना डिपेंडेंस है इकोनॉमी का, ये चीजें डिसाइड करती है कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पर्टिकुलर इंडियन इकोनॉमी की। इंडिया वाज एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी विद वेरी लो पीसीआई बिफोर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के पहले इंडिया पूरा एग्रीकल्चर इकोनॉमी पे बेस्ड था और पर कैपिटा इनकम अपना उस टाइम पे बहुत लो था। आफ्टर इंडिपेंडेंस शेयर ऑफ एग्रीकल्चर फेल ड्यूरिंग डेवलपमेंट प्रोसेस व्हाइल इंडस्ट्री एंड सर्विसेज इंक्रीज्ड। आज़ादी के बाद एग्रीकल्चर पे जो अपना डिपेंडेंस था वो कम हुआ, और डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान इंडस्ट्री एंड सर्विसेज का उस टाइम पे काफी मात्रा में बढ़ गया है शेयर जो है अपने इकोनॉमी में। इन 1950 जीडीपी शेयर ऑफ एग्री इन इंडियन इकोनॉमी 53.1% था, इंडस्ट्री का 16.6 था, सर्विसेज का 30.3 था। और उसके बाद 30 साल के बाद 1980 से 81 में जीडीपी शेयर ऑफ सर्विसेज हुआ 38%, एग्री का 36.1%, इंडस्ट्री का 25.9%। तो आप देख सकते हैं कि 29 साल के बाद, आज़ादी के बाद, एग्रीकल्चर का शेयर जो है इंडियन इकोनॉमी में 36% हुआ, और सर्विसेज का एग्री से भी ज़्यादा 2% ज़्यादा 38% हुआ। तो सिग्निफिकेंट कंपोजिशनल शिफ्ट इन फेवर ऑफ द सर्विसेज सेक्टर आफ्टर 1980। तो 1980 के बाद काफ़ी बदलाव हुआ सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा अपने इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये लास्ट यूनिट में दो तीन चीज़ों का जिक्र हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है अनएम्प्लॉयमेंट? जो है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट इज सिचुएशन व्हेन अ पर्सन हु इज एक्टिवली सर्चिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट इज अनएबल टू फाइंड वर्क। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं लेकिन उनको मिल नहीं पा रही है, ये है अनएम्प्लॉयमेंट। और अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है? इट रेफर्स टू द सिचुएशन इन विच इंडिविजुअल्स आर फोर्स्ड टू वर्क इन लो पेइंग और लो स्किल जॉब्स और पार्ट टाइम बिकॉज दे कैनॉट फाइंड फुल टाइम वर्क दैट मैचेस देयर स्किल्स। मतलब पढ़े लिखे हुए लोग हैं, युवा हैं,
नौकरी ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनके जो क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको नौकरी नहीं मिल रही है, इसलिए उनको पार्ट टाइम जॉब करना पड़ रहा है, उनको जॉब नहीं मिल रहा है। ये हुआ अंडर एम्प्लॉयमेंट। और डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? is a form of underemployment where workers are employed but not in a productive or efficient way. It means that some workers are either working less than they want, working in a job that do not match their skills and qualification. Disguised unemployment does not affect the total output of the economy, but it reduces the income and welfare of the workers. इसका मैं एक आसान तरीके से आपको एग्जांपल बताऊंगा। जैसे एक खेत है और खेत में कुछ काम करना है। खेत में 10 लोगों की जरूरत है। अगर 10 लोगों की जगह पे 50 लोग काम कर रहे हैं तो काम उतना ही होगा, उतने समय में भले ही वो जल्दी खत्म होगा, लेकिन उस काम करने के लिए 4 लोगों की जरूरत है, वहां पे 10 लोग काम कर रहे हैं, तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा। उससे आउटपुट जो मिलने वाला था 4 लोगों में वही मिलने वाला है, लेकिन वेस्टेज ऑफ टाइम मतलब कि एक ही जॉब के लिए 4 लोग की जरूरत है, वहां पे 10 लोग काम कर रहे हैं, तो उनके हिसाब से उनको काम नहीं मिलेगा, उनको सैलरी भी कम मिलेगी। इसके वजह से क्या, जो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है या जो होता है उसको डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, इंडियन इकोनॉमी इन ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड में अपनी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, इसका इसमें जिक्र किया गया है। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडिया रिमेन्ड लो क्वालिटी लेबर मार्केट। अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स 1/6 ऑफ इंडियन वेयर ओनली लिटरेट। उस टाइम पे लो क्वालिटी लेबर मार्केट था अपने पास, और 1/6 ऑफ इंडियन वेयर ओनली लिटरेट, तो 16% ही इंडियन उस टाइम पे लिटरेट थे। और दादा भाई नौरोजी पब्लिश द फर्स्ट एस्टिमेट्स ऑफ द नेशनल इनकम इन इंडिया इन हिज बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उस टाइम पे दादा भाई नौरोजी ने एस्टिमेट किया था नेशनल इनकम इन इंडिया का। उस टाइम पे 1867 से 1868 में किया था। अकॉर्डिंग टू हिम ब्रिटिश इंडियाज नेशनल इनकम वाज Rs 340 करोड़ एंड पीसीआई वाज Rs 20 पर एनम। इंडिया का नेशनल इनकम जो था 340 करोड़ था, और पर कैपिटा इनकम 20 रुपया सालाना करंट प्राइसेस के हिसाब से था। एंगस मेडिसन जो थे, उन्होंने कहा था कि इंडिया शेयर ऑफ ग्लोबल इनकम वाज 23% इन 1600 एडी, बट द टाइम ब्रिटिश लेफ्ट इन 1947 इट हैड श्रंक टू ओनली 3%। 1600 एडी में इंडिया का इनकम जो था 23% था, लेकिन ब्रिटिश जब छोड़ के चले गए वो 3% पे आके खड़ा हो गया था। तो अर्ली ब्रिटिश पीरियड था 1617-57 एडी, और ब्रिटिश क्राउन पीरियड जो था 1858 के बाद शुरू हुआ था। तो 1600 में ब्रिटिश आए, 1757 तक उन्होंने में वो इस्टेब्लिशमेंट किया ईस्ट इंडिया कंपनी का। और एक्चुअल में जो ब्रिटिश क्राउन पीरियड शुरू हुआ वो 1858 के बाद हुआ। दिस पीरियड वाज मार्क्ड बाय colonial exploitation through deindustrialization, agriculture, commercialization, wealth drain, westernization of Indian education system। तो शॉर्ट में बताऊं तो उस टाइम पे कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हुआ। ब्रिटिश लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश करके डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ तो उनके लिए रॉ मटेरियल जो एक्सप्लोर्ट करने के लिए हुआ। और एग्रीकल्चर कमर्शलाइजेशन किया। फार्मर्स को अलग अलग टैक्स, लैंड टैक्स, अलग अलग टैक्स करके टैक्स कलेक्शन करके करते थे। वेल्थ ड्रेन हुआ। वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम किया उन्होंने। By the time British withdraw, India had devolved into destitute economy। तो जब अंग्रेज छोड़ के चले गए तो एकदम बेसहारा अपनी अर्थव्यवस्था थी। और इंडियाज प्रोपोर्शन इन ग्लोबल एक्सपोर्ट्स फेल फ्रॉम 33% टू 3%। तो ब्रिटिश जब चले गए तब ग्लोबल एक्सपोर्ट जो था पहले 33% था, वो 3% तक आके खड़ा हुआ था। तो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल फ्रॉम 1858 टू 1947, ब्रिटिश जो राज था 1858 से 1947, उनके टाइम पे जो बड़े कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे वो भारी भरकम मात्रा में पैसा यूनाइटेड किंगडम में ट्रांसफर करते थे। उनको होम चार्जेस कहा जाता था। चलिए अपना नेक्स्ट जो है इकोनॉमी टिल 2008 एंड आफ्टर 2008। 2008 के पहले अपनी इकोनॉमी की क्या थी और आफ्टर 2008 के बाद क्या थी। तो 1951 से 1980 तक प्रोफेसर राज कृष्णा coined the phrase हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ टू डिस्क्राइब द स्लो ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। जैसे कि आपको मैंने कहा, जब अंग्रेज छोड़ के चले गए तो अपने अर्थव्यवस्था का बहुत बुरा हाल था। तो 1951 से 1980 तक तो इंडिया की जो ग्रोथ रेट जो थी इकोनॉमी की वो काफ़ी अच्छी नहीं थी। इसलिए प्रोफेसर राज कृष्णा ने एक टर्म कॉइन किया था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, लो ग्रोथ के लिए।
स्लो जो अपनी ग्रोथ के लिए उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। उस टाइम पे एनुअल ग्रोथ रेट जो चल रहा था अपना 3.5% इंडियन इकोनॉमी का। और 1951 से 80 का पीरियड याद रखिए कि इस टाइम पे स्लो ग्रोथ रेट था, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ उसे कहा जाता था। और 1980 से 90 पीरियड ऑफ बॉयंसी एंड रिकवरी कहा जाता है। उस टाइम पे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ को ब्रोक किया अपनी ड्यूरिंग सिक्स 5 ईयर प्लान जो था 1980 से 85 85 के दौरान, जो उस टाइम पे 6 5 ईयर प्लान पंच वार्षिक योजना भी कहा जाता है जो था। उस टाइम पे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ को ब्रेक किया गया, हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग करी गई, लिबरलाइज्ड इंपोर्ट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट उस टाइम पे एग्जीक्यूट हुई कि इंपोर्ट का जो पॉलिसीज था उसमें भी बदलाव किया गया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हुआ। तो इसकी वजह से ग्रोथ रेट इस दौरान 6 5 ईयर प्लान में इंक्रीज हुआ। तो ये क्वेश्चन भी पूछा सकता है कि पीरियड ऑफ बॉयंसी एंड रिकवरी कब था, ड्यूरिंग 6 5 ईयर प्लान या 5 ईयर 5th ईयर प्लान या 4th ईयर प्लान, ऐसा पूछा जा सकता है। 6 5 ईयर प्लान में पीरियड ऑफ बॉयंसी एंड रिकवरी था 1980 से 1990 के दौरान। तो 1992 से 2008 का पीरियड कैसा था, पोस्ट रिफॉर्म पीरियड कहा जाता है उसे। तो अडॉप्शन ऑफ एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो ये तीन जो नीतियां थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को अपनाया था 1992 से 2008 के दौरान में। तो उस टाइम पे इकोनॉमी जो थी 6.7% से ग्रो कर रही थी। और जो ड्यूरिंग 8th 5 ईयर प्लान जो था 1992 से 1997 6.7 थी, जो कि पहले 3.5 थी 1980 तक, वो 6.7% हुई हुई थी। और 9th 5 ईयर प्लान में 7.6% हुई। 10वें 5 ईयर प्लान 2002 टू 2007 में 7.6 हो गई थी। तो ये जो हाई ग्रोथ रेट था, तो इंक्रीज होने के लिए क्या कारण था उस टाइम पे, फॉरेन जो कैपिटल था उसका इनफ्लो बढ़ा दिया गया था, इकोनॉमिक पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी थी अलग 1991 में, अलग अलग पॉलिसी। तो फॉरेन कैपिटल इनफ्लो पे ज़्यादा उस टाइम पे जोर दिया गया था। इसकी वजह से ग्रोथ रेट जो था 1992 से 2008 तक तो काफ़ी अच्छा हद अच्छा था। तो इकोनॉमी एक्सपीरियंस रैपिड ग्रोथ फ्रॉम 2004 टू 5, 2009 टू 10 एंड फ्रॉम 2003 टू 6 7। तो इस टाइम पे काफ़ी रैपिड ग्रोथ देखी गई। इंडिया जीडीपी ग्रो एट 8.6%, मेकिंग इट वर्ल्ड सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग आफ्टर चाइना। तो ये जो 2004 से लेकर 2007 तक इंडिया का ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा था, 8.6% था। और वर्ल्ड सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री बनी इंडिया चाइना के बाद। तो याद रखिए 2008 के बाद क्या हुआ और पहले क्या था। तो पहले इंडिपेंडेंस के बाद 1951 से 1980 तक तो स्लो ग्रोथ रेट था, उसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा गया था प्रोफेसर राजकृष्णा ने। उस टाइम पे 3% एनुअल ग्रोथ रेट था। 1980 से 1990 तक पीरियड ऑफ बॉयंस एंड रिकवरी, थोड़ा उसमें ग्रोथ हुआ था और हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ को ब्रेक कर दिया गया था, 6 5 ईयर प्लान में था 1980 से 1985। हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा दी गई थी। लिबरलाइज इंपोर्ट पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, इंपोर्ट पॉलिसी को इम्प्रोवाइज कर दिया था, इंपोर्ट बढ़ा दिया गया था। 1992 से 2008 के पीरियड को पोस्ट रिफॉर्म पीरियड कहा जाता है। उस टाइम पे एलपीजी का अपनाया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को अपनाया था। इकोनॉमी 7.6% तक गई थी 10वें 5 ईयर प्लान तक, 2002 से 2007 तक। ठीक है। इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल बढ़ा दिया गया था 1992 से 2008 में। 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी गई थी। और 2008 7 8 तक 8.6% थे भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। और वर्ल्ड सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री उस टाइम पे थी आफ्टर चाइना के बाद। तो ठीक है, इकोनॉमी टिल 2008 एंड आफ्टर 2008, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। और 2008 से 2021, अब ये थी 2008 तक इकोनॉमी, अभी 2008 से 21 तक अपनी इकोनॉमी कैसी थी। तो सितंबर 15 2008 को लेमन कोलैप्स हुआ उस टाइम पे। और फिस्कल स्टिम उस टाइम पे क्या हुआ, लेमन कोलैप्स होने से पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्स हो गई थी। उस टाइम पे आर्थिक रिसेशन चल रहा था। फिस्कल स्टिमुलस पैकेज ऑफ आर एस 1.6 लाख करोड़, मतलब 2008 के बाद पूरा वर्ल्ड रिसेशन चल रहा था, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्स हो गई थी। लेमन कोलैप्स जो भी टर्म याद रखिए, उस टाइम पे लेमन कोलैप्स हुआ था। लेमन ब्रदर्स जो कोलैप्स, आपको थोड़ा सा आप बाद में सर्च कर सकते क्या है, आप देख लीजिए। लेमन कोलैप्स होने की वजह से पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी ठप हो गई थी। तो इसकी वजह से ग्रोथ रेट बहुत स्लो हो गया था इंडिया का। इसके लिए इंडिया ने क्या किया, फिजिकल स्टिमुलस पैकेज ऑफ 1.86 लाख करोड़
वो इन्फ्यूज कर दिया था 3% ऑफ जीडीपी। जीडीपी के 3.5% जो था फिजिकल स्टिमुलस पैकेज इन्फ्यूज कर दिया गया था इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए। तो इकोनॉमी तो रिकवर्ड हो गई, लेकिन एट द एक्सपेंस ऑफ लार्जर फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट हो गया उसके टाइम पे, एट द कॉस्ट ऑफ फिजिकल डेफिसिट हुआ। इकोनॉमी तो ग्रो हुई, लेकिन फिजिकल डेफिसिट हुआ। जीएसटी, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी कोड, कॉर्पोरेट टैक्स कट्स, डिमोनेटाइजेशन वेर इम्प्लीमेंटेड। 2008 से 21 के दौरान ये 3 चीजें रिफॉर्म इम्प्लीमेंट हुई। जीएसटी आया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, आईबीसी भी कहा जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स कट्स, डिमोनेटाइजेशन वेर इम्प्लीमेंटेड। इकोनॉमीज एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट बिटवीन 2008-9 to 19-20 वेयर 6.5%। तो उस टाइम पे 2008 से लेके 2020 तक 6.5% अपना एनुअल ग्रोथ रेट था। तो एट द बेस ईयर 2011-12 का बेस ईयर पकड़ के, प्राइसेस पकड़ के, अपना 6.5% इकोनॉमिक एवरेज एनुअल ग्रोथ था। तो इन 1920 इकोनॉमी एक्सपेंडेड बाय ओनली 4%। आपको पता होगा 19-20 में इकोनॉमी ओनली 4% ग्रो कर रही थी। आपको पता हो, क्योंकि उस टाइम पे पैंडेमिक चल रहा था, कोविड-19। तो 2008 के पहले आप ध्यान रखिए क्या बताया मैंने। और 2008 से 21 तक, 2008 में तो लेहमैन कोलैप्स हुआ था, उसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी स्लो ग्रो हो रही थी, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा था, क्योंकि ये लेहमैन का कोलैप्स हुआ था। तो इसलिए इंडिया ने क्या किया, 1.86 लाख करोड़ का फिस्कल स्टिमुलस इन्फ्यूज किया, 3.5% ऑफ जीडीपी का। तो उस टाइम पे इकोनॉमी रिकवर तो हुई, लेकिन लार्ज फिस्कल डिफिसिट सहना पड़ा भारत को। उसके बाद जीएसटी, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी कोड, कॉर्पोरेशन टैक्स कट्स, डिमोनेटाइजेशन वेर इम्प्लीमेंटेड। ये थोड़ा सा याद रखिए। तो उसके बाद इकोनॉमी एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट बिटवीन 2008 से लेके 2020 तक 6.5% था। और जो 2019-20 के बाद कोविड पैंडेमिक आया, तो उसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी ऑन 4% कोलैप्स कर गई। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी क्या हुए? स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी क्या हुए? The COVID-19 pandemic disrupted global supply chains, shipping and logistics, as well as affected Indian economy through mass lockdown, loss of life, destruction in permanent demand. तो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ, शिपिंग ठप हो गई, लॉजिस्टिक बंद हुआ, एज वेल एज इंडियन इकोनॉमी एडवर्सली अफेक्ट हुई, मास लॉकडाउन हुआ, लॉस ऑफ लाइफ, बहुत सारी जाने चली गई, डिस्ट्रक्शन इन परमानेंट डिमांड, डिमांड परमानेंटली डिस्ट्रक्ट हुई 1-2 साल के लिए। ड्यूरिंग पैंडेमिक इंक्रीज प्राइमरी सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन एज एग्रीकल्चर वाज द ओनली सेक्टर अलाउड टू फंक्शन। उस टाइम पे ओनली प्राइमरी सेक्टर जो था, जहां पे रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया जाता है, प्राइमरी सेक्टर जो जुड़ा होता है, तो एग्रीकल्चर था। ओनली एग्रीकल्चर स्मूथली उस टाइम पे चल रहा था। 2020 से 21 तक सर्विसेज सेक्टर कंट्रीब्यूटेड 60.9% ऑफ द इकोनॉमी। उस टाइम पे सर्विस सेक्टर ने इंडियन इकोनॉमी के लगभग 61% कंट्रीब्यूट किया, सेकेंडरी सेक्टर ने 20% किया, और प्राइमरी सेक्टर ने 20.1% उस टाइम पे कंट्रीब्यूट किया। तो आफ्टर एग्जामिनिंग नेचर एंड causes ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज इन इंडियन इकोनॉमी शोज दैट सर्विसेज सेक्टर ड्राइव्स द इंडस्ट्री। मतलब ये पूरा अगर आप स्टडी करेंगे, इंडियन एग्जामिनिंग नेचर एंड कॉज ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी, जो बदलाव हुई थी उसके अगर आप स्टडी करेंगे, तो सर्विसेज सेक्टर ड्राइव्स द इंडस्ट्री एंड ओवरऑल इकोनॉमी। जो सर्विस सेक्टर है वही इंडस्ट्री को ड्राइव करता है और ओवरऑल इकोनॉमी को ड्राइव करता है। एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन्फ्लुएंसेस द सेक्टर डायरेक्ट ग्रोथ एंड डोमिनेंस। और जो एफडीआई जो होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है, बाहर देशों की जो कंपनियां अपने यहाँ इन्वेस्ट करती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, वो सेक्टर अपना जो डायरेक्ट ग्रोथ एंड डोमिनेंस को इन्फ्लुएंस करता है। अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम 2021-22 में जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेटेड था 8.7% कंपेयर टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 6.6% इन 2020-21। तो 21-22 में वो ग्रोथ हुआ था, जो सेकंड वेव था कोविड का, फर्स्ट वेव में 6.6% था, जो कि बाद में दूसरे साल में 8.7% हुआ था। तो ओवरऑल ये इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम का अपना फर्स्ट ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये जो फर्स्ट अपना सेशन था, वो अभी यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ। मेरे चैनल पे जुड़े रहने के लिए मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश है कि मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सारे अपडेट्स आपको टाइम पे मिले। थैंक यू, धन्यवाद।